अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ऑडियो लीक्स के मौसम में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की तूफानी ऑडियो सियासत में तुग़यानी ले आई है। इस गुफ्तगू ने तहरीक इंसाफ के बैरूनी और गैर मुल्की साजिशी गुब्बारे से जैसे हवा निकाल दी है। इंपोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत किए जाने के प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया है। ऑडियो में आजम खान और इमरान खान अमरीकी साइफर को बुनियाद बनाकर किस तरह खेलना है कि प्लानिंग ने इस बात की तौसीक कर दी है कि मरासले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए कोई बात की गई और ना ही इमरान खान को किसी किस्म की कोई धमकी दी गई। ये ऑडियो इस बात का सबूत है कि कैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इस ऑडियो से यह भी वाज़ेह हो गया है कि एक मामूली मरासले को वबाल बनाकर इस पर सियासत चमकाई गई। तहरीक इंसाफ के बकौल ये बदनाम ज़माना साइफर 7 मार्च को उस वक्त मौसूल हुआ जबकि एक ही दिन बाद कौमी असम्बली का अदम एतमाद के हवाले से इजलास तलब किया गया था, जिसके बाद इमरान खान ने एक जलसे के दौरान अपनी जेब से खत निकालकर दावा किया था कि उनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद एक साजिश थी और उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए बैरून मुल्क से फंड्स भेजे गए, जिसके बाद से लेकर आज तक वो इसी साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस ऑडियो लीक पर चुप साधने की बजाय आज लबकुशाई की है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ कि एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है। वो इस साइफर को पब्लिक करने की बात कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे लीक किया है, इस ऑडियो को और साइफर को लीक करने का मुतालबा कर रहे हैं। तासुर है कि दाखिली और खारजी महाज के साथ साथ माशी फ्रंट पर खेलने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जी नहीं भरा, तभी वो इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि अभी उन्होंने और खेलना है। मगर सवाल यह है कि इस खेल में नुकसान किसका होगा? क्या मुल्क इस वक्त किसी खेल का मुतहम्मिल हो सकता है? सैलाब में डूबा हुआ 1/3 पाकिस्तान किसी खेल की इजाज़त दे सकता है? इस खेल की, बल्कि यूँ कहिए खिलवाड़ की कीमत कौन अदा करेगा? और सवाल तो ये भी है, अपने खेल की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया जा सकता है, क्योंकि ये खेल किस कदर घिनौना और खौफनाक हो सकता है, इस बात का इशारा खुद इमरान खान अपने बयानात में दे चुके हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना, हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी। पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। वो वारदात का जिक्र कर रहे हैं, मुल्क को श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं, 3 हिस्सों में मुल्क बढ़ जाएगा, 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। आज इन ऑडियो लीक पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें लीक्स ऑडियोज़ का मामला ज़ेर बहस आया है। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट कराने जा रही है ताकि इमरान खान को कौम के सामने बेनकाब किया जा सके। इसका वो जो सियासी बयानिया है, वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो आज बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि बीच चौराहे जो है ना, वो इसकी हंडिया जो है ना वो अब फूटी है, यानी जो अंदर का गंद है ना वो सामने आ जाता है ना। पहले की बात है, ये कहीं स्पीच कर रहा था तो इसने कहा कि इस मर्तबा जो हमने इस्लामाबाद के ऊपर वारदात करनी है, इसने वारदात का लफ्ज इस्तेमाल किया। तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अब 2 सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, कंसीड करेंगे, एग्री करेंगे। जो है आज़म खान से उसने बात की, आज़म खान ने जो भी अपनी राय दी है, तो कौन था जिसके ये इख्तियार में था कि उस राय को रिजेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे? जिसने उस राय को एक्सेप्ट किया है वो मुजरम है। कह रहे हैं कि आज़म खान या सुहेल तो इस बात के मुजरिम नहीं है, खुद इमरान खान जो बेनिफिशरी हैं वो इसके मुजरिम हैं। इसी स्टेटमेंट को लेकर, इस नैरेटिव को लेकर खुद हुकूमती हलकों में इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस साजिश करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस ऑडियो से एक बात तो साबित हो गई है कि ना अमरीका को इमरान खान से मसला था और ना इमरान खान का अमरीका से कोई अनाज था, और गैर मुल्की साजिश का बयानिया महज हुकूमत बचाओ मुहिम था। इस बात की तस्दीक जहाँ अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयानात में की, वहीं खुद इमरान खान की अमरीकी सुफरा से मुलाकातों और अमरीका में लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। आज एक बार फिर इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें मुश्किल करने वालों की जानिब से मोहलत नहीं दी गई। अगर मोहलत दी जाती तो अमरीका के साथ अपने डिस्कोर्स को सेटल कर लेते, अमरीका को राज़ी कर लिया जाता, अमरीका को कन्विंस कर लिया जाता। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर हम रूस गए, अमेरिका नाराज हो गया, मुझे तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने आते साथ ही साजिश तो जैसी वापस आया तो गेम चला दी थी इन्होंने। मुझे पता है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता था।
इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता था। अगर प्रोड्यूसर साहब ये एक बार फिर ज़रा स्टेटमेंट सुनवाइए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सरफे नज़र नहीं होना चाहिए। खुद इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं अमेरिका को कन्विंस कर सकता था, यानी अमेरिका को कन्विंस करने का इरादा रखते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जो लोकल हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से मोहलत नहीं दी गई, अदरवाइज वो अमेरिका को कन्विंस कर लेते। ज़रा एक बार फिर सुनिए। अगर हम रूस गए, अमेरिका नाराज हो गया, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने आते साथ ही साजिश तो जैसे ही वापस आया तो गेम चला दी थी इन्होंने। मुझे पता है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता था। मुझे पता है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता था। शायद अभी इमरान खान साहब अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिकी सुफरा से मिल रहे हैं, उनके डिप्लोमेटिक वफूद से मुलाकातें हो रही हैं। लॉबिंग फर्म अमेरिका के अंदर हायर की हुई है ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को उस्तवार किया जा सके। ये स्टेटमेंट उसका बहुत बड़ा सबूत है, उसकी तौसीक कर रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से अमेरिकी आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब एक तरफ इमरान खान साहब शहबाज शरीफ को इमदाद मांगने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, एक ऐसे वक्त में जब गैलप पाकिस्तान का सर्वे सामने आया है कि सैलाब से मुतासरा 1/3 हिस्सा इस वक्त ये मुतालबा कर रही है, पब्लिक 82% ऑफ द पब्लिक की डिमांड करती है कि इंटरनेशनल एड हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुल्क के 1/3 हिस्सा जो सैलाब में डूबा हुआ है, जो लोग मुतासर हैं, उन्हें इसकी अशद ज़रूरत है। ऐसे में इमरान खान साहब क्या तनकीद करते हैं, किस तरह ह्यूमिलिएट करते हैं इन कोशिशों को, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मारे गए, हम लुट गए, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, पैसे दे दो, नहीं तो पाकिस्तानी तबाह हो जाएगा, हमारा मुल्क बिखर जाएगा। लिटरली इसने उस बेचारे, वो एंकर है, वो जो बाइडन नहीं बैठा हुआ जिससे कह के जी हमें पैसे दे दो, वो एक एंकर थी, वो भी हक्की पक्की रह गई कि मुल्क का वजीर आजम मेरे से कह रहे हैं कि पैसे दिलवा दो मुझे। वो गोरा देखता है, उसको डॉलर नजर आने शुरू हो जाते हैं कि मैं खुदा के वास्ते प्लीज मेरी मदद करो। वो बेचारी औरत की आंखों में आंसू ही आ गए। ब्लूमबर्ग को शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, और ब्लूमबर्ग की उस खातून एंकर को इंटरव्यू दिया। जाहिर है अब मीडिया के प्लेटफॉर्म पर से वो एक नैरेटिव पहुंचाना था आलमी दुनिया तक, लेकिन उस पर खान साहब इतना हतक आमेज़ रवैया अपनाए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि उस एंकर से शहबाज शरीफ साहब मदद मांग रहे थे। तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ये बताना चाहता हूँ कि वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा, जिसे सोशल मीडिया पर बड़ी पजीराई मिली और कहा गया कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो बाइडन को खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, ये एब्सोल्युटली नॉट जिसे बड़ी पजीराई मिली, ये भी एक टीवी एंकर को कहा था, बाइडन को नहीं कहा था। हमारे साथ इस वक्त आसमा शिराजी साहिबा जो सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसमा शिराजी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब पार्लियामान में वापसी को साइफर पर जुडिशल प्रॉब से मशरूत किए हुए हैं, ये ऑडियोज़ आ जाना, तहलका खेज ऑडियोज़ है, ये डेवलपमेंट, हाउ बिग इज़ दिस डेवलपमेंट? ये तो एक भूचाल है जो कि आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये भूचाल इतने आ चुके हैं कि अब सच्ची बात ये है कि अब समझ नहीं आता कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। हर एक नई सुबह एक नई चीज़ जो है वो सामने आती है, लेकिन अगर आप इसको प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखें और आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो ये इतना बड़ा ये इंकशाफ है और ये इतना बड़ा सबूत है और ये इतनी अहम चीज़ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किसी और मुल्क में अगर ये हुआ होता तो अब तक जो है वो मेरा ख्याल है कि बुनियादें हिल गई होती, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ को इसी तरह से संजीदगी से नहीं लिया जाता कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो है उसने पूरे पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, उनको किस तरह से एक साजिश बना के पेश किया अपने सियासी मफाद के लिए, जबकि इसका कोई चीज़ ही इस तरह की कोई जो चीज़ है वो मौजूद एज सच नहीं है। क्योंकि जो अपने ऑडियो में भी इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि खत तो आया है, लेकिन खत को फिर उनके आजम खान साहब कहते हैं हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, मिनट्स तो हमने ही बनाने हैं ना, तो उसको हम बताएंगे और ये लोग होंगे और ये बात करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो साजिश में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इतना बड़ा अलमिया है हमारा कि किस तरह से एक आईनी चीज़ जो कि हो रही थी, पाकिस्तान में पहली बार एक जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को रुखसत किया जा रहा था, ना कोई वज़ीर आज़म को जो है वो अपना फौजी आमिर ने किसी ने रुखसत किया, ना ही किसी सदर के 58(2)B का वो निशाना बने, और वो बहुत तो अगर आप समझते हैं कि मामला एक्शनेबल है तो संजीदा एक्शन लेने में लैतो लाल से कौन काम ले रहा है? क्योंकि अभी तो हुकूमत वक्त है, हुकूमत का काम बनता है कि इस मामले का फोरेंसिक भी कराएं, इस मामले पर अगर एक्शन लिया जाना चाहिए तो एक्शन लें, सख्त से सख्त एक्शन लें। क्या हुकूमत एक्शन नहीं ले रही?
देखिए, हुकूमत, मेरा ख्याल है कि अब ये तो उनको लेना तो चाहिए, ये तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको मालूम है कि ये सारी जो कहानी है, ये इस कहानी के बहुत से किरदार हैं और अभी इसका तयन होना बाकी है कि किस किरदार का पता तो चल गया है, खुरे तो पहुंच चुके हैं, मगर ये तयन करना बाकी है कि कौन कहाँ पे किस हद तक वो उसकी अमलदारी रही है और उसको किस हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब ये चीज़ें तय होंगी हुकूमती सतह के ऊपर भी, तो एक्शन जो है वो लिया जा सकेगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करे, वो लोगों को सामने लेके आए, किरदारों को सामने लेके आए। और अभी तक तो ये भी एक खदशा मौजूद है कि न जाने और कितनी विकेट्स हैं जो कि कितनी और ज़्यादा ये सारी साइफर हैं, कितने और चीज़ें हैं, कितनी ऑडियो लीक्स हैं जो कि सामने अगर आ गई मंजर आम पर तो क्या होगा। तो एक तरह से अभी तक जो है वो हुकूमती हल्के या जो रियासती हल्के हैं वो इसके ऊपर गौर कर रहे होंगे डेफिनेटली। कल भी जो है वो इजलास हुए हैं, आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है, आज भी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, कैबिनेट कमेटी का काबीना मिली है। तो ये सब हर चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो फैसले किए जी, जिस खदशे का इजहार आप ये कर रही है कि अभी तो हो सकता है कोई और बहुत सारी ऑडियोज हो इस तरह की जो सामने आए, ये जब ऑडियो सामने आई है तो जिस अंदाज में रिलीज हुई है, इस पे लिखा हुआ है साइफर की साजिश कहानी पार्ट 1, तो लग तो ये रहा है कि एपिसोड वाइज अब ये मामला चलेगा और इसकी और किस्तें आना भी बाकी हैं। आपको लग रहा है कि इससे सिमिलर इसी नौयत की और एपिसोड्स भी अभी मार्केट में आएंगी? जी बिल्कुल, इस बात का तो हुकूमती जो रहनुमा हैं वो भी इजहार कर रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे हैं, वो कोई ज़ाती नौयत की वीडियोस की भी बात कर रहे हैं, वो एक अहम सियासी रहनुमा की वीडियो की भी बात कर रहे हैं, वीडियोस की, और नाजेबा वीडियोस की बात कर रहे हैं। तो ये बातें वो तो सारी की सारी हो रही हैं, मगर जो कि बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक तिहाई जो है वो पानी में डूबा हुआ है और जिस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हम सबको इंक्लूडिंग मीडिया हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं और ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। लेकिन इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि नई और भी टेप्स आएंगी और इस तरह की जो गुफ्तगू है वो और भी मंजर आम पर आ सकती है। अब यही देखना है कि ये जो डैमेज कंट्रोल है ये कैसे होगा। हैरत की बात तो ये है कि इमरान खान साहब को अभी भी इसके ऊपर कोई जिसे कहना चाहिए कि वो इसको बड़े डिटाई के साथ ओन कर रहे हैं। जी आसफा साहब, इस तरफ में आता हूँ, आज सेमिनार से इमरान खान साहब जो खिताब किया है, लेकिन उससे पहले जो आप ये कह रही हैं कि इस तरह की ऑडियोज और वीडियोज, यकीनन इस ऑडियो के बाद ये तासुर मजीद गहरा हो जाता है कि ऐसा मौजूद है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट इस तासुर को मजीद गहरा कर देता है। अब लगता ये है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स कि मौके की मुनासिबत से ऑडियोज या वीडियोज रिलीज की जाती हैं, इसको लीक भी नहीं कहना चाहिए, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत रिलीज होती है, तो कहीं ना कहीं पड़ी तो हुई हैं। इमरान खान साहब की वीडियो से मुतालिक भी हमने खासा चर्चा सुना, तो आपको लगता है कि उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि किसी खास मौके पर उसको रिलीज किया जाएगा? जी, मैं इसके बारे में कोई हतमी चीज़ तो नहीं कह सकती, मगर जो इत्तलात हैं वो ये ज़रूर आ रही हैं, और इस हैकर ने भी जो डाली थी तफसीलात, उसके अंदर भी ये बात उसने कही थी कि उसके पास बहुत सारी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की हैं, उसमें बहुत सारे सफारती हवाले से भी उसने कहा, और उसके साथ साथ लेकिन फिर कल आपने देखा कि डार्क वेब से वो जो एड्रेस था वो भी ब्लॉक हो गया, बैन कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि या तो वो साइफर जो है वो किसी के हाथ तो सारी जो वो है वो लग गई है, या फिर ये है कि उनको जो है वो वहाँ से हटवा दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके ऊपर जो है वो प्लानिंग वगैरह करके और फिर चीज़ें हुई हैं, मगर अब वो किसके पास हैं और किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन आसफा शाही साहब, इमरान खान साहब अभी यहाँ रुकने के नहीं हैं। इस ऑडियो के बाद भी आज उन्होंने सेमिनार में जिस तरह से खिताब किया और ये कहा कि असल में शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक किया, और मैं उनसे कहूँगा कि साइफर भी लीक कर दें, और वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ रुकने के नहीं हैं, इस मामले को मजीद आगे लेकर चलेंगे। तो अगर वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं, अपने बयानियों को मजीद आगे लेकर चलते हैं, उनका ऑब्वियसली एक कल्ट तो है, तो फिर किस तरह से देखती हैं, फिर कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए ना, इमरान खान साहब ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि 2 दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें उन्होंने एक हिंट किया था एक वीडियो का, ऑडियो का, जिसके अंदर मुबैना तौर पर उनको तोशाखाना से नाअहल करने की बात थी। तो वो तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। तो फिर क्या इमरान खान साहब ये बताना पसंद करेंगे कि वो ऑडियो उन्होंने कहाँ से सुनी, जो कि डार्क वेब पे अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है? बड़ी जरूर हुई होगी, लेकिन उन तक कैसे वो पहुंची, उसके कॉन्टेंट्स कैसे पहुंचे? तो ये
बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनके के जवाब देने जरूरी हैं और लेने भी जरूरी हैं। इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए और पता चलाना चाहिए कि ये कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, इसके जो खुरे हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। वरना तो हमारे मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर तस्वुर किया जाएगा, पूरी दुनिया में हंसाई हो रही है। आसमा शाही साहब, आपको लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस का भी जिक्र हुआ होगा? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जहाँ तक मीटिंग की बात है, तो वो सिक्योरिटी ब्रीच जो जिस सतह से भी हुआ है, क्या वहाँ पर भी कोई सजा जजा की बात हुई होगी? देखिए, वहां पे होनी तो चाहिए। देखिए, हम तो यही बात करें कि होनी तो चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि फिर तो कोई इस तरह का कोई एक तरह से एक बिठाने के लिए लोगों को और बंद कमरों में इजलासों का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने किसी को जो है वो अगर आपको मिल गए हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है लोगों को, तो फिर आपको उनके ऊपर जो है वो मुकदमात चलाने होंगे, आपको सीक्रेट एक्ट के तहत भी चलाने होंगे। दिलचस्प बात ये कि जो करना चाहिए उसका उल्टा इमरान खान साहब ये धमकी दे रहे हैं कि वो जो है वो सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात चलाएंगे, जबकि खुद उन्होंने एक ऐसी ऑडियो बकौल उनके जो है वो बताई है जिसके कंटेंट्स अभी तक जो है वो कहीं पे शेयर नहीं हुए हैं। तो एक तो ये जब तक ये नहीं होगा रेहान, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर एक खुली एक बाजार लग जाएगा जिसमें कि लोग आएंगे और इसी तरह से किसी की वीडियो आज असली है कल को नकली बना के पेश कर दी जाएंगी। तो क्या फैसले जो हैं वो इसी तरह से ऑडियोज और वीडियोज के ऊपर होने चाहिए? क्या जाती जो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, लोगों की जाती वीडियोस भी नहीं आनी चाहिए सामने? ये भी एक बहुत गलत बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लास्टली आसमा शाही साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या हवा है, क्या फजा है? व्हाट इज न्यूज़ इन द एयर एक्चुअली? जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो एक मफाहमत हो रही है, जो कोशिशें जारी हैं, वो कहाँ तक पहुंची? और आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब इसके बाद भी को पार्लियामान में आने की कोई सबील हो जाएगी? देखिए, जो आज आरिफ अलवी साहब ने ओथ ले लिया, उनकी जमात जो है वो मुस्तकिल कह रही थी कि ये डील के जरिए से आए हैं, ये चोर हैं, डार साहब के हवाले से मुख्तलिफ बातें। आज प्रेसिडेंट अलवी ने जो उससे पहले उन्होंने नहीं लिए थे, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कह के और दूसरी चीजें कह के, तो उनकी वो सदर बतौर सदर उन्होंने नहीं लिया था ओथ वजीर आजम का, शहबाज शरीफ साहब का। तो इसका मतलब ये कि आज उनके ओथ लेने का मतलब ये है कि एक विंडो ओपन की गई है पीटीआई की जानिब से कि अगर सदर मुमलिकत अपना कोई किरदार, आईनी किरदार अदा करते हैं आगे जाके, तो उनको जो है वो एक खुली इजाजत दी जाए और वो इसके ऊपर आगे बढ़ा जाए, बढ़ सके। इसी तरह से हुकूमत से मुज़ाकरात की बात भी हो रही है और पार्लियामेंट में वापसी की बात भी हो रही है। तो एट द सेम टाइम यानी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नजर आती है, लोगों को तरदीद भी नहीं करती है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो कहते हैं कभी साइफर के साथ भी उसको जोड़ देते हैं, कभी किसी और चीज के साथ। तो मेरा ख्याल है कि एक फिजा जो है वो बनाई गई है कि अगर इमरान खान साहब जो कि फाइनल कॉल की बात करें और ये आखिरी वारदातों की बात करें, तो ये अगर आखिरी वारदात उनकी नाकाम होती है तो फिर वो रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ेंगे और रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी कि कब तक जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरी लड़ाई जो कि हतमी राउंड है इस वक्त, खुद इमरान खान साहब इसको बार बार कह रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है क्योंकि वो नए आर्मी चीफ को लगाना चाहते थे, अपने पसंदीदा जनरल को लगाना चाहते थे। अब वो 29 तारीख को जो है वो जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ का अनाउंसमेंट शायद दूसरे हफ्ते में नवंबर के हो जाए। तो अब उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो चांस वो लेना चाह रहे थे कि ये उनके हाथ में नहीं है, लेकिन एक चांस उनके हाथ में हमेशा रहेगा और वो ये है कि पार्लियामेंट किसी भी वक्त वापस आया जाए और उसके बाद फिर जो है वो जब भी इंतखाबात हो तब तक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बैठा जाए और अपनी पॉलिसी जो है वो टो की जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इसहाक डार ने बतौर वजीर खजाना हल्फ उठा लिया, उनके हल्फ की कहानी और फिर माशी फ्रंट के ऊपर आने वाली तब्दीलियों का जिक्र करेंगे इस साथ। वेलकम बैक। इसहाक डार पाकिस्तान के नए वजीर खजाना बन चुके हैं और उन्होंने वजारत खजाना ऑफिस पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। ईवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए।
वजीर खजाना इसहाक डार की हल्फ बर्दारी तकरीब में आज एक और बात इंतहाई काबिल गौर थी कि उनका हल्फ खुद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिया है। तकरीब में वज़ीर आज़म समेत उनके तमाम काबीना मेंबर शरीक थे। ये बात इस वजह से भी हैरानकुन है कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था। वो हल्फ लेने की बजाय बीमारी का बहाना बनाकर रुखसत पर चले गए थे। उस वक्त कयास आराई की गई थी कि मुबैना तौर पर सदर ने इमरान खान के प्रेशर या नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था। ये कशमकश हल्फ बर्दारी तक नहीं रही थी, बल्कि इसके बाद भी ऐसे कई मौके आए कि उन्होंने वज़ीर आज़म की सिफारिश को मुस्तरद करते हुए कई अहम काम लटकाए रखे। शहबाज शरीफ का हल्फ ना लेने के बाद सदर ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी ओहदे से हटाने से इनकार करते हुए उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी। सदर ने वफाकी काबीना से भी हल्फ लेने से इनकार किया था और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने काबीना से हल्फ लिया था। इस वक्त सदर आरिफ अलवी भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरह ये समझते थे कि नई आने वाली हुकूमत इम्पोर्टेड है, जिसको मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, इनसे हल्फ लेना गैर आईनी है। इस वक्त यही सदर मुमलिकत समझते थे कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई और कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी ताकतों ने उनकी हुकूमत को गिराने में किरदार अदा किया। लेकिन आज वही सदर मुमलिकत है जिन्होंने ना सिर्फ खुशउस्लूबी से एक अहम आईनी फरीजा अंजाम दिया, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईवान सदर में 1-on-1 मुलाकात भी की है, जिससे ये तासुर जा रहा है कि सदर मुमलिकत समझ चुके हैं कि बैरूनी साइफर और गैर मुल्की साजिश का बयानिया गलत था और उनकी जमात की जानिब से की जाने वाली मज़ाहमत की कोशिशें किसी भी तौर पर मुल्की मफाद में नहीं थी। शायद वो जान चुके हैं कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है और मज़ाहमत मज़ीद मसाइल को जन्म देगी, इसलिए वो पसे पर्दा मफाहमत कराने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आज की मुलाकात निस्फ घंटे तक जारी रही। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि वज़ीर आज़म ने सदर को जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से होने वाली मुलाकातों से मुतल्लिक भी आगाह किया। ये मुलाकात बहुत खुशगवार अंदाज में हुई है, जिससे कयास आराइयाँ की जा रही है कि लाजमी इस मुलाकात में सियासी तनाव कम करने के लिए बातचीत की गई होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर आरिफ अलवी और भी बहुत सी जगहों पर पसे पर्दा मुज़ाकरात और मफाहमतों में मसरूफ़ हैं। खुद सदर मुमलिकत बार बार इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। अब इन्हीं मफाहमती पॉलिसियों का नतीजा या वजह कुछ और है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब महसूस होता है कि खुद तहरीक इंसाफ मफाहमत की राह अपनाकर दोबारा असम्बलियों में जाने पर राजी दिखाई देती है। लगता है कि तहरीक इंसाफ को पता चल चुका है कि मज़ाहमत के जरिए मुतालिबात मनवाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसके बाद अब उनके पास वाहिद रास्ता असम्बलियों में वापसी का है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने एक बार फिर असम्बलियों में वापसी की बात दोहराई है। उन्होंने निजी भी देते हुए कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के लिए तैयार है। मफाहमत की बातों से हटकर वज़ीर खजाना इसहाक डार के हल्फ उठाने का एक और खुशगवार पहलू ये भी है कि उनके आने की खबरों से लेकर अब तक 4 रोज में डॉलर 8 रुपए से ज़ायद सस्ता हो चुका है और पाकिस्तान के कर्जों के बोझ में 1050 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। आज फिर डॉलर की कीमत मजीद कम हुई है। इंटरबैंक में एक मौके पर डॉलर मजीद 2 रुपये 41 पैसे नीचे आकर 231 रुपये 50 पैसे का हो गया था, लेकिन कारोबार के इख्तिताम तक अमरीकी डॉलर 77 पैसे की कमी के बाद 232 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ है। बतौर वज़ीर खजाना हल्फ उठाने के बाद इसहाक डार वजारत खजाना में अपने दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुल्क की मईशत को जल्द ट्रैक पर लाने की बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी बहुत बड़े बड़े माशी चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनसे पूरी तरह निपटेंगे। रुपए को जो तबाही की गई, उसके नतीजे में मुल्क में जो महंगाई हुई, महंगाई के नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो करीबन 13-14% पे चले गए कोविड से पहले, फिर कोविड की वजह से 7% पे आए। यानी आप यू नेम इट एंड द ट्रबल एंड प्रॉब्लम वाज देयर। अब वो 3.25 साल की जो तबाही है भाईजान, वो 5-6 महीने जो हमारी हुकूमत आ चुकी है पीडीएम की, उस इतने पीरियड में आप चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते। मैं मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, हम वही होगा, लेकिन किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी। इसहाक डार के दावों के बरक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी जमात को लगता है कि इसहाक डार के आने से मुल्क की मईशत में कोई बेहतरी नहीं आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसलसल इसहाक डार पर तनकीद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वजीर खजाना पर तनकीद करते हुए कहा कि फिर से वही पुरानी वारदातें डालेगा। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस फ्रॉड ने, आप ये सोचें कि 5 साल अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी तो इसका कमाल क्या है कि जो इसको अब लेके आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी और जो बोनांजा आना था कि तेल की कीमत आधी थी, उसने क्या किया, उसने रुपए को ओवर वैल्यू किया, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस तो नहीं है। अब सियासी तनकीद अपनी जगह, लेकिन डॉलर में मजीद कितनी कमी वाक़ होगी, मुल्क की मईशत का ऊँट किस करवट बैठेगा, या आइंदा चंद रोज में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर की कीमत में कमी वक्ती है
या डॉलर अब मुस्तकिल नीचे जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब नई हुकूमत आई तब भी डॉलर कुछ वक्त के लिए नीचे गया, लेकिन बाद में डॉलर ने तारीखी बुलंदियों को छुआ। या सवाल ये भी है कि इसहाक डार के पास ऐसा कौन सा माशी प्लान है जिससे मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए मदद मिलेगी? बात करेंगे इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुर्रम हुसैन साहब, आज इसहाक डार ने बतौर वज़ीर ख़जाना अपने उहदे का चार्ज संभाल लिया है। आज जब मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आएंगे। एक बड़ा प्रोमिनेंट एक बात है इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने वाली, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जो डॉलर बॉन्ड हैं उनमें तकरीबन 8 सेंट्स की कमी वाक़ई हुई है, उस पर कुछ स्लम्प है। तो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने को मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है? मार्केट समझती है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स के असरात क्या होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स इस इन्वायरमेंट में अगर आप कम करेंगे तो उसका प्रेशर जो है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर जाके लगेगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है कि ये चीज़ें कनेक्टेड एक दूसरे से किस तरह से होती हैं, लेकिन इतना अगर आप समझ लें कि जब आप इंटरेस्ट रेट ऐसे माहौल में, जब आप एक IMF प्रोग्राम पे हैं, जब आपके मुल्क में महंगाई का ये आलम आया हुआ है और जब आपके ज़र मुबादला डेंजरस लेवल्स पे हैं, तो जब उस सिचुएशन में जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो मुतासर होता है उससे। तो आप बेशक कर दें एक्सचेंज रेट कम, डार साहब चाहें तो बेशक कर दें, लेकिन उसका जो प्रेशर एक्सचेंज रेट पे आएगा और डॉलर के जब चढ़ना शुरू होगा तो उसको संभालने के लिए उनके पास क्या प्लान है। अब वो प्लान या तो एक ही हो सकता है कि वो डॉलर्स बेचें मार्केट में, लेकिन डॉलर्स उनके पास है नहीं। माजी में वो बोरो करके ले आते थे बाहर से डॉलर्स और मार्केट में बेच देते थे सप्लाई को जारी रखने के लिए, लेकिन अब वो भी ऑप्शन उनके लिए लिमिटेड है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया बॉन्ड्स की जो प्राइसेस अभी जा रही हैं जहाँ तक, तो बोरोइंग की ऑप्शन तो इस माहौल में पाकिस्तान के लिए भी नहीं है पाकिस्तान के पास। या फिर आप बायलैटरल पार्टनर सऊदी अरब, चीन जाके उनसे जाके मज़ीद पैसे मांगे, लेकिन अभी तो उनसे जाके रीस्केजुलिंग मांगनी है कि एग्जिस्टिंग लोन्स जो हैं उन्हीं को अदा करना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक बहुत टाइट बॉक्स है जिसके अंदर डार साहब अभी ऑपरेट कर रहे हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना बड़ा आसान है, लेकिन देखिए ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स एटलीस्ट कम से कम एक्सचेंज रेट को इंक्रीज किया गया एक प्लानिंग के तहत, और उसकी एक वजह थी इंटरेस्ट रेट को, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जो है वो फिर काबू में नहीं आएगा और इसका एक इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशनरी भी तो होगा। आज इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को भी साथ साथ कम करेंगे, एट द सेम टाइम दोनों चीज़ों को करना प्रैक्टिकल होगा। नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, आपका एक्सचेंज रेट मुतासर होता है, आपकी इन्फ्लेशन उससे मुतासर होती है। उसको संभालने के लिए अगर आपके पास कोई स्टेप्स हैं, वेल एंड गुड, लेट्स सी। लेकिन अभी तो जो नज़र आ रहा है फूड की इन्फ्लेशन में तो मज़ीद और इजाफा भी होना है, क्योंकि फ्लड्स का इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरह भी आया नहीं है मार्केट्स में। तो आई मीन ये इनकम्पैटिबल ऑब्जेक्टिव्स हैं एक दूसरे के साथ, कि एक्सचेंज रेट को भी कम करेंगे, इन्फ्लेशन को भी कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को भी कम करेंगे। अब ये किस तरह मैनेज करते हैं वो अब मैं भी देख रहा हूँ मार्केट के साथ साथ जिन लोगों से मेरी बात हो रही है वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देखते हैं अब ये किस तरह कोशिश करते हैं अपनी चीज़ को डिलीवर करने। तो सब डार साहब की वापसी का ऐलान हुआ, फिर पाकिस्तान पहुंचते हैं, बतौर सेनेटर हल्फ उठाते हैं, फिर बतौर वजीर ख़जाना आज हल्फ उठा लेते हैं। हमने देखा कि रोज़ ही तकरीबन डॉलर को कदरे मार तो पड़ी है, रुपया कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन ये मार्केट सेंटिमेंट ये जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती है? आप देख रहे हैं कि ये सस्टेन भी करेगा आने वाले दिनों में? नहीं, अभी तो आई थिंक सस्टेन करना मुश्किल लग रहा है। अलबत्ता हो सकता है कि ये डायरेक्शन चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए भी पॉसिबल है कि यही रहेगी, लेकिन आई थिंक इस पूरे सिलसिले को, एक्सचेंज रेट को और महंगाई को संभालना जो है अल्टीमेटली तभी होगा जब सप्लाई डिमांड के जो इक्वेशन है उसको आप दुरुस्त कर सकें अंडरलाइंग। और सप्लाई डिमांड से मतलब डॉलर्स की सप्लाई और उसकी डिमांड, एंड नंबर 2 उन आइटम्स की सप्लाई जिनकी कीमतें चढ़ रही हैं और जिनकी कीमतें ख़ास तौर पे गरीब तबके को जाके लगती हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन की जो बात है। इसको संभालने के लिए जब तक सप्लाई डिमांड को नहीं दुरुस्त करेंगे, तमाम जो भी आप और मेजर्स लेंगे वो सिर्फ टेम्प्रेरी होते हैं, वो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, चंद वक्त थोड़े अरसे के लिए आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। टुवर्ड्स द एंड लास्टली खुर्रम साहब ये बताइएगा कि आज भी उन्होंने कहा कि सट्टेबाजों और मैनिपुलेटर्स के लिए मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि डार आ गया है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी होगी? इस अगेन कुछ तो हो सकती है लाजिम,
अब जैसे सट्टेबाज और मैनिपुलेटर्स की जब उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनका इशारा है फॉरेन करेंसी डीलर्स, मनी चेंजर्स और बैंक्स। ख़ास तौर पे बैंक्स के ऊपर तो आपको पता होगा कि एक इंक्वायरी ऑलरेडी स्टेट बैंक चला रहा है कि जुलाई के महीने में उन्होंने अनड्यू प्रॉफिट्स कमाए हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग डेस्क पे एट अ टाइम जब डॉलर्स की शॉर्टेज थी पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक इंक्वायरी चल रही है और लाजिम उनका इशारा उस इंक्वायरी की तरफ ही है कि हम देखेंगे कि इन बैंक्स ने इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स किस तरह से कमा लिए। वो ये भी देखेंगे कि ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है उसमें और इंटरबैंक रेट में इतना बड़ा गैप क्यों है। कोई 10-12 रुपए तक चला गया था ये गैप। ये नॉर्मली 1 या 2 रुपए तक पे होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अब वो देखेंगे। इससे कुछ तो फ़र्क पड़ सकता है अगेन, लेकिन वो भी वक्ती होगा, टेम्प्रेरी होता है और मार्जिनल होता है। यानी कि आप इसके थ्रू डॉलर को 160 पे शायद ना ला सकें, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपए तक का शायद आप कर सकें कोई उस पर इम्पैक्ट, और वो भी टेम्प्रेरी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ आज सेनेट में करारदाद जमा कराई गई है। क्या जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ओहदे से बरतरफी मुमकिन है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस दौर की मुतनाज़ तरीन शख्सियत हैं, तो ये कहना बेजा नहीं होगा। उनके बारे में मशहूर है कि वो जहाँ भी गए हरासानी जैसी कई दास्तानें छोड़ आए। यकम अगस्त 1946 को कोयटा में आग खोलने वाले साबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ऐसी कहानियाँ सामने आ रही हैं जो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। बतौर चेयरमैन नैब, चेयरमैन लापता अफराद कमीशन, सरबराह एबटाबाद कमीशन या PCO के तहत हल्फ उठाने वाले पहले जज, उनका हर दौर तनाज़ात से भरपूर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इतने तनाज़ात से भरपूर शख्स इतने बड़े बड़े ओहदों पर कैसे बराजमान रहा और अभी चेयरमैन लापता अफराद कमीशन का सरबराह, उन्हें अब तक हटाया क्यों नहीं जा सका? इत्तेहादी हुकूमत हो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सब उनके किरदार और उनके अमाल पर मुतरज़ दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। आज सेनेट में चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को उनके ओहदे से हटाने के लिए करारदाद जमा कराई गई है। इस करारदाद में तमाम जमातों के सेनेट अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। करारदाद में कहा गया है कि लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप एक हसास ओहदा है। जिस शख्स पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम हो वो कमीशन की सरबराही कैसे कर सकता है? करारदाद में मजीद कहा गया है कि हुकूमत ने जावेद इकबाल के खिलाफ इल्ज़ामात के लिए पहले ही कमीशन बना रखा है। जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप से फौरी तौर पर हटाया जाए। आज सेनेट में चेयरमैन नैब के खिलाफ करारदाद पेश की गई है, जबकि PAC बहुत पहले ही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को उनके ओहदे से हटाने की सिफारिश कर चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, साबिक चेयरमैन नैब है और चेयरमैन लापता अफराद कमीशन है जिनके खिलाफ ये करारदाद सबमिट हुई है। एक खत भी ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस हवाले से लिखा जा चुका। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल शुरू से ही एक मुतनाज़ शख्स रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनके किरदार पर इस वक्त संगीन सवालात उठे हैं जब उन पर एक खातून तैयबा गुल ने हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था। तैयबा गुल ने 7 जुलाई 2022 को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होकर ऐसे इंकशाफात किए जिसे सुनकर तमाम अरकान परेशान हो गए। तैयबा गुल के बुनियादी तौर पर क्या चार्ज फ्रेम करके ऊपर ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। करने के बाद सब कुछ वाजे हो गया लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, एक और भी औरत सामने आई हैं और इसके अलावा और भी कंप्लेनेंट्स हैं जिनके साथ मेरा राब्ता है, लेकिन वो डर के मारे सर सामने नहीं आती। इस वजह से मैंने उनकी वीडियो और ऑडियो जो थी वो रिकॉर्ड की ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि इस इतनी ऑनरेबल चेयर पे एक कैसा बंदा बैठा है जो कि लोगों की इज्जतों के साथ खेलने के लिए हर वक्त तैयार है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अब चेयरमैन लापता अफराद कमीशन रहते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।